हे एवरीबॉडी, आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हमें मंथली करंट अफेयर्स अगस्त 2023 की डिस्कस करनी है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला है इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। दूसरा तीसरा लिखना भूल गए हैं तो लिख देते हैं आपके लिए। स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो सारी भी हम देखने वाले हैं। अब जो बच्चे रेगुलरली देखते हैं मंथली सीरीज वो जानते हैं कि मैम अभी कायदे में तो स्टेट न्यूज़ और साइंस टेक और डिफेंस आना चाहिए था, इस बार आपने इंटरनेशनल, इंडेक्स और स्पोर्ट्स पहले क्यों लिया? बिकॉज 10th को यानी अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं आरआरबी पीओ का एग्जाम और उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये वाले टॉपिक पहले करवा दीजिए बिकॉज हमारे एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑन डिमांड ये टॉपिक हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद स्टेट न्यूज़, साइंस टेक, नेशनल न्यूज़ इसके बाद टेकअप कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो भी आप पढ़ते हो मंथली सीरीज के अंदर, नए बच्चों को मैं पर्टिकुलरली बता दूं, हम 5 सेगमेंट्स में, कई बार 6 सेगमेंट्स भी हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है, तो 5 to 6 सेगमेंट्स में पूरे महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज हम उसको डिस्कस करते हैं और इन सबका एक सिंगल पीडीएफ होता है जो parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दिया गया है। इंग्लिश वाला पीडीएफ 7th तक आ जाता है जो अवेलेबल हो गया है, इन सभी पार्ट्स का सिंगल पीडीएफ। ओके, और 10th तारीख तक हिंदी वाला पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, जो बच्चे चाहें ले करके पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी पीडीएफ बैंक होगा या फिर सीए सब्सक्रिप्शन होगा जो आप लोगों ने परचम ऐप से लिया होगा, तो जो हम पार्ट्स करते जाते हैं वो भी ऐड होते जाते हैं और जब कंसोलिडेटेड पूरा मंथली मैगजीन आ जाता है वो भी ऐड कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगले महीने लाइंड अप है एसएससी, सीपीओ, एसएससी, जेई के पेपर्स। सो एसएससी के अंडर में अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, PYQs पढ़े बिना एग्जाम देने नहीं जाएं, ये हम हमेशा एडवाइस करते हैं बिकॉज एग्जाम में क्या आएगा ये आपको PYQs ही बता सकते हैं और एसएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी आपको दिख जाते हैं। सो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए एसएससी जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर्स, इन सब का 5 ईयर का PYQ कंपाइलेशन जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा PYQs ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सॉर्टेड है, वो आपके लिए ले आया गया है। परचम ऐप से आप इसको ले सकते हो। प्रीव्यू अवेलेबल है परचम ऐप पे, जो भी कुछ खरीदो उसका प्रीव्यू यानी कि एक स्नैपशॉट देख लिया करिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे ना, इंडेक्स, रैंकिंग, रिपोर्ट्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आंसर आता है कीजिए, नहीं आता तो आज आप सीखने वाले हो। So question is, the recent Oscar-winning documentary Elephant Whisperers was filmed inside which tiger reserve? Now see, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके का क्वेश्चन है बिकॉज थोड़े टाइम पहले हमने देखा था ऑस्कर में एक डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इंडिया की डॉक्यूमेंट्री जीती थी, उसका नाम था एलिफेंट विस्परर्स। वो एक एलिफेंट कैंप के अंदर पिक्चराइज की गई थी, पर वो कैंप एक टाइगर रिजर्व में था। तो वो कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर फिल्माई गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। इज इट मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई, कलक्कड़ मुंदनथुराई या फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व? इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्माया गया था? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में इफ यू नो द आंसर। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले स्लाइड के ऊपर जिसमें हम पहला इंडेक्स देखते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स सेज? क्वेश्चन या पॉइंट है, इंदौर रैंक नंबर 1 इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी हवा कितनी क्लीन है, इसका पूरा सर्वे किया गया और टॉप सिटी कौन सा रहा? इंदौर रहा। क्लेनलीनेस में भी कई सालों से नंबर 1 पे है ये सिटी, सफाई सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और अब स्वच्छ वायु भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहीं पे ये जो पिक्चर आपको दी है इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक करेक्शन कर देते हैं। तो जब कभी भी सर्वे या रैंकिंग्स किए जाते हैं तो कैटेगरीज बनाई जाती है। अगर स्टेट लेवल पे होती है तो यहाँ पे भी आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उसमें टॉप किया है इंदौर ने, सेकंड नंबर पे रहा आगरा, थर्ड पे रहा थाने। टॉप 3 याद रखना जरूरी है बिकॉज एग्जामिनर कई बार सेकंड या थर्ड भी पूछ लेता है। फिर सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें पॉपुलेशन 3 से 5 लाख के बीच में है, तो सबसे क्लीन एयर कहाँ की देखी गई? अमरावती की, अमरावती। एंड देन थर्ड कैटेगरी जिसमें पॉपुलेशन 3 लाख से कम है तो परवाणु हिमाचल प्रदेश। ओके, सो जो भी इमेजेस दी जाती हैं एक बार उन पे ध्यान दे लेंगे हम। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सबसे क्लीन एयर कहाँ की सर्वेक्षण किया गया? इंदौर टॉप पे रहा, फॉलोड बाय आगरा एंड थाने, अदरवाइज अमरावती और परवाणु। और ये किसने कंडक्ट करवाया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंडक्ट करवाया। नेक्स्ट, इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। तो इंडियन स्मार्ट सिटीज है, उनके बीच में कॉन्टेस्ट हुआ 2022 के, अब 2023 में रिजल्ट्स आए और वो अनाउंस किए गए हैं। कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है ओवरऑल? इंदौर अगेन। सो स्मार्ट सिटीज में भी इंदौर ने टॉप किया है। भाई सफाई बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर रहे हो, ग्रीनरी अच्छी कर रहे हो, स्मार्ट सिटी बन गए। और ओवरऑल स्टेट की बात करें तो
मध्य प्रदेश। ठीक है, ये अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देगी? स्मार्ट सिटीज किसके अंडर में आएंगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में। ग्रेट। ये जो अवार्ड्स हैं ये प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा दिए जाएंगे, यानी शी विल बी फेलिसिटेटिंग दीज अवार्ड्स ऑन 27th of September इन इंदौर मध्य प्रदेश। ओके ना, स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं? स्मार्ट सिटीज ऐसी सिटीज को आइडेंटिफाई करके डेवलप किया जा रहा है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाएगी, स्मार्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये सब आइडेंटिफाई करते हुए मिशन कब चालू किया गया था? 25 जून 2015 के अंदर ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने कहा था पिक्चर्स पे ध्यान देना है। तो ये तो ओवरऑल स्मार्ट सिटीज था। अब एक प्रोजेक्ट अवार्ड भी रहा, अलग अलग प्रोजेक्ट अर्बन एनवायरनमेंट से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत अवार्ड दिए गए। तो टॉप 3 अवार्ड्स किसको मिले हैं? सबसे पहला इंदौर को मिला है एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और अहिल्या वन अर्बन एरियाज के अंदर जो एक तरह से पार्क्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं जहाँ बहुत पेड़ लगाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो वन जैसे डेवलप हो जाते हैं, फॉरेस्ट जैसे, उसके चलते। सेकेंड आया है शिवमोगा, क्योंकि कॉन्जर्वेंसीज इन पैकेज 2, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जर्वेंसीज इन पैकेज 2 के चलते। और जम्मू को ई ऑटोज जो इन्होंने शुरू किए हैं ओल्ड सिटीज में, रिप्लेस किया है कन्वेंशनल ऑटोज को, उसके चलते 3rd रैंक पे दिया गया है। ठीक है, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर एक बार हमने नोटिस में डाल लिया। अब फर्दर आते हैं, स्मार्ट सिटीज अवार्ड के अंदर ही हमने देखा कि इंदौर था टॉप पे, सेकंड और थर्ड पढ़ने तो पड़ेंगे ना, तो सेकंड पे आया सूरत, गुजरात का सूरत इज ऑन सेकंड, और आगरा थर्ड पे है। देखो आगरा एयर क्वालिटी में सेकंड पे था, तो इस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करते करते पढ़ा करो, थोड़ा याद जल्दी हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्मार्ट सिटीज में टॉप पे कौन है? चंडीगढ़ है, हाईली डेवलप्ड है ही, प्लान्ड सिटी भी है। ओके, स्टेट वाइज मध्य प्रदेश इज ऑन फर्स्ट, फॉलोड बाय तमिलनाडु, और 3rd पोजीशन शेयर की है राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने। टॉप 3 पोजीशंस ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन सी मिनिस्ट्री की बात चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द रिपोर्ट ऑन 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। माइनर इरिगेशन स्कीम्स यानी कि लघु सिंचाई योजनाओं पर 6th सेंसस की रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज की है। सो इरिगेशन से रिलेटेड जो सेंसस होता है उसी के अंदर एक माइनर इरिगेशन यानी छोटे छोटे जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, अब वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हो, सरफेस वाटर से रिलेटेड हो, माइनर इरिगेशन की स्कीम से रिलेटेड हो, उनका सेंसस सामने आया है। और इसके तहत ये 3 एरियाज जो अभी अभी मैंने बोले ना कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स कहाँ कितनी चल रही हैं, ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए, सरफेस वाटर को मैनेज करने के लिए। तो पहली बार इस सेंसस के अंदर जेंडर यानी ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं जिसका लाभ या बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, तो उनमें मेल्स कितने फीमेल्स कितने हैं वो भी देखा गया। और ये पाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 18% जो ये स्कीम्स हैं दे आर ओन्ड बाय विमेन, यानी विमेन भी माइक्रो इरिगेशन के अंदर ओनरशिप शो की है, इनको भी बेनिफिट मिला है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स कौन से स्टेट के अंदर चल रही हैं, सो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा MI स्कीम्स, माइक्रो इरिगेशन को MI बोलेंगे हम, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। और अगर हम ग्राउंड वाटर स्कीम्स की बात करें, GW मतलब ग्राउंड वाटर, ग्राउंड भूजल, अंडरग्राउंड जैसे बोरिंग वगैरह से पानी निकालते हैं ना, तो उससे रिलेटेड स्कीम्स भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, MP, तमिलनाडु। MI स्कीम्स में भी, ग्राउंड वाटर में भी। सरफेस वाटर की अगर हम बात करें, सरफेस पे पानी जैसे पॉन्ड्स हो गए, ओके, तो सरफेस वाटर की अगर स्कीम्स की बात करें तो महाराष्ट्र इज ऑन टॉप, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो यूपी टॉप कर रहा है MI स्कीम्स और ग्राउंड वाटर स्कीम्स में, लेकिन सरफेस वाटर में टॉप किसने किया स्कीम्स में कि कहाँ कितनी स्कीम्स चलाई जा रही हैं? सो द टॉपर इज महाराष्ट्र। नाउ इस रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि MI स्कीम्स में 1.42 मिलियन का इजाफा हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस सेंसस। दैट इज इट। चलते हैं आगे। अच्छा, ओके, आउट ऑफ दीज 23.14 मिलियन MI स्कीम्स 94.8% ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है और सरफेस वाटर से रिलेटेड 5.2% स्कीम्स चलाई जा रही हैं। सो MI स्कीम्स में ही ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर स्कीम्स इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ये जो सेंसस है इसको किसने कंडक्ट किया? इरिगेशन सेंसस के तहत ये कंडक्ट करवाया गया और बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिन पे देखा गया कि भाई किस तरह की कितनी इरिगेशन हो रही है, कौन कौन से मेथड यूज़ करके हो रही है, नेचुरल कितने हैं, कन्वेंशनल कितने हैं, मॉडर्न कितने, सारे पैरामीटर्स पे स्टडी की गई। रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल का हो रहा है, एट्सेट्रा। और ये जो रिपोर्ट दी जाती है ये बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होती है क्योंकि इसके बेसिस पे फिर आगे प्लानिंग होगी और स्कीम्स लाई जाएंगी, बजट एलोकेशंस होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मूविंग ओवर टू सम
फ्लोरा एंड फौना। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी हिसाब से 5% ऑफ बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक, यानी इंडिया में जितनी भी बर्ड्स पाई जाती है उनमें से 5% आर एंडेमिक, यानी वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलती हैं एज पर ZSI। इन ZSI की एक पब्लिकेशन आई, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पब्लिकेशन आई, 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, और ये 75 स्पीशीज जो है बर्ड की, दे कॉन्स्टिट्यूट 5%, ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 5% आर एंडेमिक। ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया में 1353 बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में 12.4% होल्ड करते हैं, यानी ग्लोबली हम पूरी दुनिया का अप्रॉक्सीमेटली 12% बर्ड स्पीशीज होल्ड करते हैं, जिसमें से 5% एंडेमिक है, कहीं और नहीं पाई जाती। अब इस जो पब्लिकेशन के हिसाब से 3 ऐसी स्पीशीज थी जो कि कई डेकेड से, यानी कई दशकों से देखी नहीं गई हैं, ऑब्जर्व नहीं की गई हैं, और वो कंजर्वेशन की कैटेगरी में आ रही थी, यानी उनका संरक्षण किया जा रहा था, किया जाना चाहिए था, किया जा रहा था। जैसे कि मणिपुर बुश क्वेल। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मणिपुर बुश क्वेल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका IUCN रेड लिस्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है, क्योंकि एग्जामिनर खुद के थोड़ा पूछेगा, है ना। सो हम जब पढ़ा रहे होते, इस तरह की जब रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे होते हो, रिपोर्ट्स आर मोर यूजफुल फॉर हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। व्हेन आई से हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आई मीन SSC का Tier 2 हो गया, किसी एग्जाम का मेंस हो गया, या फिर आप CDS लेवल कर रहे हो, या फिर आप UPSC प्री की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो इस तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं इनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मणिपुर बुश क्वेल एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से, और लास्ट इसको 1907 में देखा गया था। हिमालयन क्वेल ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लास्ट 1876 में देखा गया था। जॉर्डन क्रूजर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 2009 के अंदर इसको देखा गया था। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज आउट ऑफ 75, 28 एंडेमिक स्पीशीज जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स वैसे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहे जाते हैं, यानी यहाँ पे बहुत जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ओके। ZSI की अगर हम बात करें तो 1916 1 जुलाई 1916 में फाउंड हुआ था। अभी डायरेक्टर कौन है? धृति बैनर्जी है, और हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? कोलकाता के अंदर है, ठीक है। सो फार सो गुड, आगे चले। ओके, जो आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर अब यहाँ मिलेगा। सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिलोकेट ऑल रेसिडेंट्स। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जो रेसिडेंट्स बसे हुए हैं, विलेजर्स अभी कुछ बसे हुए हैं, तो मैड्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऑर्डर निकालिए। 495 रेसिडेंट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रह रहे हैं, ओके, और उनको रिलोकेट करने की ज़रूरत है। तो ये न्यूज़ तो ये रही। अब न्यूज़ तो इतनी सी होती है, लेकिन अब स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पड़ता है। बेसिकली किसी एक स्टेट में नहीं आता, ये ट्राई पॉइंट पे है, यानी 3 स्टेट्स के जुड़ाव वाली जगह पे है, तो ये 3 स्टेट्स से कनेक्टेड होगा। ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। मेनली तमिलनाडु हम बोलते हैं, लेकिन ये ट्राई जंक्शन पे आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट, और उसमें ये टाइगर रिजर्व आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द ओल्डेस्ट बायो रिजर्व इन इंडिया, फर्स्ट बायोस्फीयर, ओल्डेस्ट इन द सेंस फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई का मतलब होता है ओल्ड हिल्स, ओल्ड हिल रेंज या एंशिएंट हिल रेंज, क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहीं पे ये सिचुएटेड है। नाउ यहाँ पे बहुत टॉल ग्रासेस हैं जिनको कॉमनली एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, ओके। सो बैम्बू की एक वैरायटी है जो यहाँ पे उगती है, एलिफेंट ग्रास के नाम से जानी जाती है, और जो ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्परर्स थी फिल्म, वो इसी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर थेपकड़ू एलिफेंट कैंप के अंदर पिक्चराइज की गई थी, ओके। चलते हैं आगे। सो द नेक्स्ट इंडेक्स इज अबाउट न्यूट्रिशन अवेयरनेस। न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 है, और उसके हिसाब से टॉप पे आया है पंजाब और बॉटम पे रहा है बिहार। अब क्या है ये देख लेते हैं। पंजाब इमर्जेस एज टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स। न्यूट्रिशन को लेकर के कौन सा स्टेट कितना अवेयर है, उसके ऊपर ये पूरी रैंकिंग निकाली गई। अवेयरनेस का मतलब कि भाई लोग जागरूक कितने हैं, अफोर्डेबल कितना है वहाँ पे न्यूट्रिशन, एक्सेसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये कुछ पैरामीटर्स थे। और कस्टमर्स क्या परसीव करते हैं, कस्टमर के परसेप्शन पे बेस्ड ये पूरा इंडेक्स लाया गया, जिसमें राइट टू प्रोटीन कैंपेन के तहत ये सर्वे किया गया। पंजाब रहा टॉप पे कि हाँ जी, हम न्यूट्रिशन के लिए बहुत कॉन्शियस भी हैं, अफोर्डेबल भी है, अवेलेबल भी है, हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। जो नेशनल एवरेज था
उससे सबसे ज़्यादा स्कोर यानी 11% नेशनल एवरेज से पंजाब ऊपर रहा। वहीं बिहार नेशनल एवरेज से कि सब अपने न्यूट्रिशन को लेके कितने अवेयर है, उससे सबसे ज़्यादा नीचे यानी 10% बिलो बिहार आया, तो बॉटम पे बिहार रहा है। ठीक है जी। तो इस इंडेक्स से जो फाइनल क्रक्स सामने आया ना, वो ये आया कि मेजॉरिटी इंडियंस अनअवेयर हैं एक पॉइंट के कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, सो ये क्रक्स सामने निकल के आया, जबकि बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स आता है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स यानी इंटरनेट को लेकर के हम कितने रेजिलियंट हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कितना उसको टैकल कर लेते हैं, हम पहले कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको एम्बाइब करने में कितने फास्ट है, हमारा इंटरनेट रेजिलियंस कैसा है। ये किसने करवाया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट सोसाइटी, इन्होंने ये इंडेक्स कंपाइल किया है। और इंडिया का रैंक रहा 6th इन साउथ एशियन रीजन। जो पूरा साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर इंडिया 6th रैंक पे आया है, और हमारा जो स्कोर है वो 43% आया है, दैट वी आर दिस मच रेजिलिएंट। हमारे ऊपर कौन कौन से कंट्रीज आए हैं? भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। ये इनका इंटरनेट रेजिलियंस, नेपाल हमारे बराबर ही है और कुछ एक पॉइंट पे ज़्यादा है, सो ये हमसे आगे देखे गए हैं। कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे इंटरनेट रेजिलियंस को गेज किया गया? तो एक रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड मार्केट रेडीनेस। जो भी चेंज आता है हम कितनी जल्दी उस हिसाब से प्रोएक्टिवली फंक्शन करते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टिनेंटल लेवल पे, तो ओवरऑल रेजिलियंस यूरोप की सबसे ज़्यादा देखी गई, एशिया की 2nd नंबर पे रही है। मूविंग फॉरवर्ड, Haryana's no district ranked 2nd in नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग। सो हरियाणा का जो नो डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का की जो नो डिस्ट्रिक्ट है वो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स के अंदर 2nd पोजीशन पे आई है। अब डेल्टा रैंकिंग्स ये हैं कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थी, यानी जिन जो अभी डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे थी, इंफ्रा में काफ़ी पीछे थी, उन्होंने कितना प्रोग्रेस शो किया है। सो अपलिफ्टिंग एंड डेवलपिंग मोस्ट सोशियो इकोनॉमिकली चैलेंज डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। जो सबसे पिछड़ी हुई बोल दीजिए आप, पिछड़ा हुआ बोलना थोड़ा वर्ड ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिनमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। तो पहले आपको कैटेगराइज कर दिया जाता है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आता है उनके साथ प्लानिंग करके उनके ऊपर काम किया जाता है, और फिर उन्होंने जितनी प्रोग्रेस दिखाई है उस हिसाब से आपकी डेल्टा रैंकिंग्स इशू की जाती है। सो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत आई है। 2nd प्लेस नू डिस्ट्रिक्ट को मिला है। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 1st रैंक किसको मिला है जी? मिला भी है, नहीं मिला है, किसको मिला है, आपके लिए क्वेश्चन में ड्रॉप कर रही हूँ। नो टॉप्स इन पैरामीटर्स, अब 2 पैरामीटर हैं जिनमें नो सबसे ऊपर आई है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे इसने बहुत अच्छा जंप लिया है। हेल्थ और न्यूट्रिशन पैरामीटर्स में 2nd प्लेस पे आई है। सो लाइक आई टोल्ड यू, डेवलपमेंटल एरियाज में कितना जंप लिया है उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। नू हैज सिक्योर्ड 2nd पोजीशन इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग। महाराष्ट्र स्कोर्ड टॉप पोजीशन इन फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट, यानी कि आपके राजकोष में कितना पैसा पड़ा है, एज अ स्टेट आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, उसके बेसिस पे महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे आया है। So based on FY financial year 23 revised budget estimates, best state in overall fiscal health वो आया है महाराष्ट्र। ये जो रिपोर्ट है ये कौशिक दास ने, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट ड्यूश बैंक के हैं, उनके हिसाब से ये रिपोर्ट आई है। और 17 मेजर स्टेट्स हैं जिनको कंपेयर या स्टडी किया गया है। महाराष्ट्र तो टॉप पे रहा, इसके बाद छत्तीसगढ़ और 3rd पे ओडिशा। ओडिशा लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हो जाते हैं नाराज, मैम ओडिशा है ये, ओके। और बॉटम 3 अगर स्टेट्स की हम बात करें तो बंगाल, पंजाब एंड केरला, दे आर एट द बॉटम व्हेन इट कम्स टू फिस्कल हेल्थ ऑफ दैट स्टेट। 4 फिस्कल पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट लाई गई थी। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आप कितने डेफिसिट में हो, टैक्स रेवेन्यू आपका खुद का कितना है, स्टेट पे डेट या कर्ज कितना है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्ट, जो स्टेट जीडीपी हम बोलेंगे ना वो, और इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट, इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे निकाला गया। तो ये जितने भी अगस्त के अंदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स या रैंकिंग्स थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। इंटरनेशनल बहुत सारे इस महीने नहीं थे, इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। किसी महीने ज़्यादा होते हैं, किसी महीने नेशनल ज़्यादा होते हैं। अब हम आएंगे 2nd कैटेगरी की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, एंड दैट इज स्पोर्ट्स। विच कैटेगरी इज दिस? स्पोर्ट्स।
सो अभी आगे बढ़े उससे पहले येस, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू कि किस किस तरीके से परचम से आप सपोर्ट ले सकते हो, बिकॉज परचम मेहनत कर रहा है बहुत सारे अलग अलग लेवल पे, फैकल्टी आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, ओके, स्पेशली ताकि आपको हेल्प मिल सके, तो मेरा बताना तो बनता ही है। करंट अफेयर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पहले पूछोगे मैम कौन से एग्जाम के लिए, तो हर एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आप यूपीएससी IAS की बात कर रहे हो, बस वहाँ मैं बोलूँगी कि आपको एडिशनल तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज कोई भी एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हो, सेंट्रल लेवल जीके की अगर आप बात कर रहे हो, करंट अफेयर की अगर आप बात कर रहे हो, परचम इज एबल टू हेल्प यू अ गुड डील, ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप जनवरी टू जून यानी इस साल के इनिशियल 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो 6 मंथ की एक मैगजीन आपके लिए कंपाइल करके दी गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज बहुत ढंग से आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी हर एग्जाम के लिए। ये पढ़ लीजिए, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। जून के बाद क्या मैम, जुलाई और अगस्त का क्या करें, फिर मंथली मैगजीन की तरफ मूव कर जाइए, ये 6 मंथ में ही आती है। जब आपने एक बार पूरी तैयारी कर ली है तसल्ली से बैठ के, अब एग्जाम के 1-2 रात पहले वापस से आप पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ोगे, तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक टूल यूज कर सकते हो, या तो CA रफ्तार ले लीजिए। इस पूरे 6 मंथ का हेडलाइन कंपाइलेशन है ये, बहुत डेप्थ में न्यूज़ यहाँ नहीं मिलेगी, वो यहीं मिलेगी। यहाँ 2-3 लाइन के अंदर आप पूरा को एक रिविजन कर सकते हो, या कुछ बच्चे होते हैं लास्ट मिनट ही तैयारी करते हैं, शुरू से प्लानिंग नहीं होती है, तो आप इस डॉक्यूमेंट की तरफ मूव कीजिए। और जो बच्चे क्वेश्चन से पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर क्वार्टर में एक सवाल ई बुकलेट आती है, जिसमें 300 से ज़्यादा MCQs होते हैं करंट अफेयर के विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस टूल हो सकता है। ये नहीं पढ़ा, टाइम नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक से अपनी तैयारी, लास्ट मिनट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली इसके जितना डेप्थ तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर कुछ नहीं से तो कुछ बेटर, और अदरवाइज ये रिविजन टूल बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? FIDE वर्ल्ड कप 2023 यानी कि इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जो होता है, FIDE वर्ल्ड कप 2023 कौन से कंट्री के अंदर हुआ? ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, जर्मनी या टर्की, कौन से कंट्री के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया? ऑलराइट, सो स्पोर्ट्स में पहली न्यूज़ है, गुकेश डी बिकम्स इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर ओवरटेकिंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए चेस के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए इंडिया में? गुकेश डी बन गए हैं। इनकी रैंकिंग विश्वनाथन आनंद से आगे आगे। प्रज्ञानंदा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रज्ञानंदा ने भी बहुत एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अभी वो टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचे, अगली न्यूज़ में हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। आते हैं आर प्रज्ञानंदा पे। आर प्रज्ञानंदा ने एक हिस्ट्री बना दी है, बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंचे हैं। वैसे फाइनल्स में भी पहुंच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं, इसलिए आपको टाइटल इस तरह का दिखेगा। कहाँ हुआ था चेस वर्ल्ड कप 2023? बाकू, अज़रबैजान, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था। इन्होंने सेमीफाइनल्स में हराया अर्जुन एरिगेसी को, ठीक है, नॉट सेमीफाइनल में, सॉरी, सेमीफाइनल में एंटर करने के लिए अर्जुन एरिगेसी को इन्होंने हराया, और 10th एडिशन था चेस वर्ल्ड कप का इस बार, जो कि अज़रबैजान के अंदर खेला गया। अब हमने बोला कि ये फाइनलिस्ट बने, नॉट जस्ट सेमीफाइनलिस्ट, ये फाइनलिस्ट बने, तो ये किससे हारे? फाइनल जीत तो नहीं पाए, ये सेकंड पोजीशन पे आए, तो ये हारे हैं मैग्नस कार्लसन से टाई ब्रेकर राउंड के अंदर, और मैग्नस कार्लसन विनर बन जाते हैं। सो मैग्नस कार्लसन विन्स चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023, और इन्होंने आर प्रज्ञानंदा को, जो कि 18 ईयर्स के हैं, यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट एवर जो बने, उनको, एंड द यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर। वर्ल्ड कप विनर का मतलब क्या हुआ? अगर आप सेकंड विनर भी बने हो तो आप विनर कहलाते हो, तो वो सेकंड रहे और मैग्नस कार्लसन फर्स्ट रहे। स्पेन बीट इंग्लैंड एंड वन फर्स्ट फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप। स्पेन ने हराया इंग्लैंड को। पहला विमेन वर्ल्ड कप फीफा का किसने जीता है? स्पेन ने। फर्स्ट एडिशन नहीं है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की पहली जीत स्पेन ने अपने नाम दर्ज की है। इंग्लैंड को सिडनी के अंदर हराया। पहली बार 2 कंट्रीज थे जो कि होस्ट कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप साथ में, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड, और उसी में जो फाइनल था वो सिडनी के अंदर खेला गया, जिसके अंदर स्पेन जीता है और इंग्लैंड हारा है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? 4 टाइटल्स जीत करके यूएस रहा है, और जो फीफा वर्ल्ड कप है विमेन का, वो भी 4 साल में एक बार खेला जाता है। फर्स्ट जो टूर्नामेंट था या जो वर्ल्ड कप था वो 1991 में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 132nd डुरंड कप इन असम। डुरंड कप या डुरंड कप जो हम बोलते हैं, उसका 132nd एडिशन कहाँ इनॉग्रेट किया गया? असम के अंदर किया गया, कोकराझार असम के अंदर। ऑलराइट, और डुरंड कप फुटबॉल कंपटीशन है, एनुअल फुटबॉल कंपटीशन है। इंडियन
आर्मी इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। इस बार 24 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 2 इंटरनेशनल टीम्स भी आई खेलने के लिए, नेपाल और बांग्लादेश थे। हालांकि जो फिनाले और रिजल्ट है वो सितंबर न्यूज़ में हमें पढ़ना चाहिए था, पर पढ़ ही रहे तो यही मैं बता देती हूँ। मोहन बागान टीम जो है वो जीती है दुरंत कप और उन्होंने हराया है ईस्ट बंगाल को, और ये मोहन बागान की 17th जीत है इस टाइटल की। इंडियन विमेन्स कंपाउंड टीम विंस गोल्ड एट वर्ल्ड आर्चरी। इंडियन विमेन की जो टीम है, कंपाउंड टीम मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के जो टीम बनाते हैं, उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी के अंदर गोल्ड हासिल किया है। सो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 इंडियन टीम गोल्ड लेकर के आई है। ये जो पूरा चैंपियनशिप है वो बर्लिन जर्मनी के अंदर हो रहा था, और इंडिया ने कौन सी टीम को हराया? मैक्सिको को हराया है। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी, इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल लिया है हमारी टीम के लिए। ये नाम इंडिविजुअली थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज पूछा जा सकता है कई बार कि कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सो ये आर्चरी से जुड़े हुए हैं। आर्चरी का मतलब तीर अंदाजी, ठीक है। चलिए, ये जो इन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, अब इससे ये पेरिस का जो ओलंपिक है 2024 में जो होगा उसके लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं। एच.एस. प्रणॉय विन सिल्वर मेडल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन 2023। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 एच.एस. प्रणॉय है, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये कहाँ हुआ? सिडनी के अंदर हुआ। सिल्वर लिया है तो जीता कौन? चाइना जीता है। एच.एस. प्रणॉय ने एक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी हासिल किया है। कौन सा है अभी देखेंगे, पर उससे पहले देखिए कि जापान ओपन, जो बैडमिंटन का जापान ओपन है, उसके फिनाले के अंदर कौन जीता? इंडिया से कोई नहीं है। एक तो विक्टर एक्सेल्सन है जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी है, और आन सेयूंग कोरियन प्लेयर है। इन दोनों ने जापान ओपन बैडमिंटन जीता है। बात कर लेते हैं एच.एस. प्रणॉय की वापस। सो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। सो हमने 2 न्यूज़ एच.एस. प्रणॉय से रिलेटेड देखी है। बैडमिंटन में एच.एस. प्रणॉय वन ब्रॉन्ज मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि डेनमार्क के अंदर हुई है, एंड कोपेनहेगन डेनमार्क में 21 to 27 अगस्त। चाइना मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है अभी तक इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री के अंदर। कमिंग ओवर टू क्रिकेट, सो ICC वर्ल्ड कप जो होगा उसमें मास्टर कार्ड को मिले हैं स्पॉन्सरशिप के पार्टनरशिप। मास्टरकार्ड इंक्स ब्रांड पार्टनरशिप विद ICC फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर के अंदर, इंडिया ही होस्ट करेगा। उसके अंदर मास्टरकार्ड बना है पार्टनर, ब्रांड पार्टनर। ओके, बस ये इतनी न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अभी हम ICC की जो के साथ जो ब्रांड पार्टनरिंग हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट और जो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाएगा वो भी अभी हम देखेंगे। इंडिया शाइन्स इन ब्लाइंड क्रिकेट एट IBSA वर्ल्ड गेम्स। ब्लाइंड क्रिकेट जो हुआ, सो मेन और विमेन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विमेन टीम गोल्ड लेकर के आई है, मेन टीम सिल्वर लेकर के आई है। विमेन टीम विन गोल्ड, मेन टीम सिक्योर सिल्वर। इंडियाज ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम जीती है T20 फाइनल, T20 फॉर्मेट ऑफ IBSA वर्ल्ड गेम्स फॉर ब्लाइंड जो कि बर्मिंघम के अंदर खेले गए। मेन टीम सिल्वर लाई है, और ये किससे हारी? ये पाकिस्तान की टीम से हारी है। हर 4 साल में IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जाती है। IBSA इज व्हाट? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन। ओके, मूविंग अहेड, ये आ गया। अभी हमने देखा था मास्टरकार्ड ICC के साथ ब्रांड पार्टनरिंग। अब यहाँ पे हुए एक्वायर्ड टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर डोमेस्टिक मैचेस ऑफ ICC। इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप राइट्स किसको मिले हैं? IDFC फर्स्ट बैंक को मिले हैं ये राइट्स, और 3 साल के लिए ये पूरा एक अग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस मैन या विमेन कैटेगरी में खेले जाएंगे इंडिया में, जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट होंगे, दुलीप ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी एक्सेट्रा, जितने भी जूनियर क्रिकेट होंगे, अंडर 19 एक्सेट्रा, सबके अंदर IDFC फर्स्ट बैंक 3 साल तक टाइटल स्पॉन्सर होगा। इंडियन मेंस हॉकी टीम बैग्ड एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। एशियन हॉकी चैंपियनशिप इंडिया होस्ट कर रहा था इस बार चेन्नई के अंदर। सो कौन से स्टेडियम? मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम के अंदर फिनाले खेला गया। इंडियन टीम ने मलेशिया को हराया और एशियन चैंपियनशिप अपने नाम की। 4 एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी अभी तक इंडिया जीत चुका है और फर्स्ट पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ ऑल द ट्रॉफीज है।
पाकिस्तान ने अभी तक 3 टाइटल जीते हैं और इस चैंपियनशिप में ओवरऑल अभी तक 3rd पोजीशन पे है। ये पिक्चर है इंडिया बीटिंग मलेशिया फिनाले की। इंडिया एंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कैंपेन कितने मेडल के साथ? 26 मेडल के साथ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 26 मेडल्स हम लेकर के आए हैं। और पोजीशन की अगर हम बात करें तो मेडल टैली में हम 7th स्पॉट पे रहे हैं, जिसमें हमने 256 एथलीट्स भेजे थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। और कहाँ हुए ये गेम्स? चाइना के अंदर हुए। चाइना ने ही मेडल टैली में टॉप भी किया है। देन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है जो कि हर साल खेली जाती है। इस बार इसका 69th एडिशन रहा और ये पंडित नेहरू जो हैं उन्हीं के ऑनर में हर साल मनाई जाती है। कहाँ पे? नहीं, केरला के अंदर। मैं देख रही थी लिखा कहाँ है, गलत जगह मार्क कर दिया। 69th एडिशन नेहरू बोट रेस का पुन्नमड़ा लेक केरला के अंदर इस बार खेला गया। हर साल ही 2nd सैटरडे ऑफ अगस्त को ऑर्गेनाइज की जाती है। डेट स्पेसिफिक नहीं है, वीक स्पेसिफिक या डे स्पेसिफिक है। पल्लथुरुथी बोट क्लब जो है वो इस एडिशन के विनर्स रहे हैं। तो कौन विनर रहा और कहाँ हुई? दिस इज ऑल यू रिक्वायर्ड टू कीप इनटू कंसिडरेशन। इंडिया सिक्योर 2nd रैंक इन 16th IOAA इन पोलैंड। पोलैंड में जो IOAA हुआ है, व्हाट इज दिस IOAA? सो इंटरनेशनल ओलंपियाड 2023 इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अंदर इंडिया ने 2nd रैंक हासिल किया है। 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हम लेकर के आए हैं। पोलैंड के अंदर ये IOAA यानी ये ओलंपियाड हुआ था। टॉप पे कौन रहा? यूके रहा टॉप पे। अस्मिता विमेंस लीग। एक अनाउंसमेंट के चलते खेलो इंडिया विमेंस लीग जो है उसका ऑफिशियल नाम अब क्या कर दिया गया है? अस्मिता विमेंस लीग कर दिया गया है। अस्मिता एक एक्रोनिम है यानी शॉर्ट फॉर्म है। इसका एक्सपैंडेड वर्जन क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। ओके, और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये पूरा 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। देन नीरज चोपड़ा मेक्स इंडिया प्राउड वंस अगेन, क्योंकि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई बुडापेस्ट के अंदर, वहां पे ये इंडिया के लिए लेके आए पहला गोल्ड। तो चलिए देखते हैं फटाफट। नीरज चोपड़ा मेक्स हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ हुई? बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुई। इंपॉर्टेंट। हम तो गोल्ड लेकर के आए, ठीक है। 2nd पोजीशन पे कौन आया? पाकिस्तान आया। अरशाद नदीम पाकिस्तान के, उन्होंने 2nd पोजीशन यानी सिल्वर मेडल हासिल किया। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे जिसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है डच ग्रैंड प्री। एक और ग्रैंड प्री अपने इस पूरे 2023 की जीतों में शामिल किया है, डच ग्रैंड प्री। इंडियन आर्चर यानी तीरंदाज अदिति स्वामी ने फर्स्ट एवर इंडियन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर लिया। तो अभी देखिए, हमने देखा ही था, हमारा जो पूरा टीम था उसने जीता। उसी के साथ साथ अदिति स्वामी है जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल भी जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि बर्लिन के अंदर हुई। देन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अम्ब्रेला कैंपेन है चीयर फॉर इंडिया, उसके अम्ब्रेला कैंपेन के तहत चीयर फॉर इंडिया लॉन्च किया है, जो कि चीयर फॉर इंडिया एक कैंपेन का नाम है। अम्ब्रेला कैंपेन, अम्ब्रेला का मतलब होता है मेन कैंपेन, उसके अंदर में बहुत सारी आप सब चीज़ें लॉन्च करते हो। एक अम्ब्रेला कैंपेन है चीयर फॉर इंडिया। उसके तहत हल्ला बोल शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च की है। एशियन गेम्स से जुड़े हुए जितने भी एथलीट्स हैं उनका हौसला अफजाही करने के लिए इसको रिलीज किया गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके साथ में हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन भी खत्म। अब तीसरा और आखिरी सेक्शन है जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज़। ओके, उससे पहले अगेन आपके लिए एक सवाल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि विश्व एथलेटिक कार्यकारी बोर्ड, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें पहले इंडियन जिनको इलेक्ट किया गया किसी भी पोजीशन पे, वैसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है, तो इन चारों में से किसको इलेक्ट किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, आदर्श सुमारीवाला, श्रीनिवास पटनायक या रविंद्र चौधरी? यू हैव टू राइट द आंसर अगेन। फाइन। इंटरनेशनल न्यूज़ में पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा CFO बन गए हैं, यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर बन गए हैं टेस्ला के। टेस्लाज न्यू CFO इज इंडियन ओरिजिन के वैभव तनेजा। टेस्ला एंड तनेजा, ये TT का एक एसोसिएशन है,
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर याद रह जाएगा। टेस्ला 2003 में कैलिफोर्निया यूएस में फाउंड की गई थी और सीईओ सब जानते हैं इलॉन मस्क है। माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट्स पुनीत चंडक टू लीड इंडियन ऑपरेशंस। सो इंडिया के अंदर ऑपरेशंस कौन लीड करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पुनीत चंडक यानी कि पीसी। सो माइक्रोसॉफ्ट हम पीसी पे चलाते हैं, पुनीत चंडक पीसी आपके लिए हिंट हो जाएगा। Who has been elected as the caretaker prime minister of Pakistan? केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बोलिए, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बोलिए, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर गई है, नई जब तक आए तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स है। प्राइम मिनिस्टर है, कौन है वो? अनवरुल हक कक्कड़, अनवरुल हक कक्कड़ या अनवरुल कक्कर आप बोल दीजिए। सो AK वहाँ के पीएम के पास AK-47 है, बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा कुछ भी। सो AK अनवरुल हक कक्कर। सो इनका जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली पार्लियामेंट, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो गया था और अगले आए उससे पहले इंटरिम पीएम अपॉइंट किए गए हैं। Who has been appointed as the new Chief Justice of Nepal? अब आप बोलोगे मैम ये सब क्यों पढ़ने हैं? बिकॉज कई एग्जामिनेशंस के अंदर आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चंस या करंट क्वेश्चंस आपके नेबरिंग कंट्रीज के आपको पता होने चाहिए, इसलिए Who has been appointed new Chief Justice of Nepal? तो ये बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बिशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, बिशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। सो श्रेष्ठ व्यक्ति को इधर बिठाया गया है। उसी के अलावा नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं, जिन्होंने इनको ओथ दिलवाई है, अपॉइंटमेंट किया है। एंड देन प्राइम मिनिस्टर जो है पुष्पकमल दहल प्रचंड, प्रचंड से आप पीएम याद रखिएगा। देन रामचंद्र पौडेल जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं। देन व्हाट एल्स? चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल श्रेष्ठ से आप बिशंबर प्रसाद श्रेष्ठ याद रखेंगे। इंडियाज फर्स्ट वुमेन चार्ज डिफेयर्स इन पाक। सो इंडिया की तरफ से पहली बार किसी फीमेल को चार्ज डिफेयर्स या चार्ज दे अफेयर्स, जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसकी इंचार्ज बना करके किसी फीमेल को पाकिस्तान की तरफ की पोजीशन पे बिठाया गया है। सो हु इज़ दैट पर्सन? गीतिका श्रीवास्तव। शी इज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन चार्ज दे अफेयर्स इन पाकिस्तान, और ये पहली वुमेन डिप्लोमेट है जो इतनी बार मैंने बोल ही दिया, जो इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद में अपॉइंट की जाएंगी, राइट। तो दोनों देशों के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो थ्रू हाई कमीशन डील किए जाते हैं। और गीतिका श्रीवास्तव, सो प्यार से बात कर लेती है फीमेल्स थोड़ा, तो लड़ाई झगड़े के मसले थोड़े कम होंगे। गीतिका गीत की तरह प्यार से बातचीत कर ली, गीतिका श्रीवास्तव याद रखिएगा। एमरसन Mnangagwa was re-elected as president of Zimbabwe for a second and final 5-year term। दूसरी और आखिरी बार ये प्रेसिडेंट की पोजीशन पे री-इलेक्ट हुए हैं मनागांगवा। जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे, जिम से हम जिम ले सकते हैं। जिम जाने के लिए आप मना करते रहते हो, तो मना और जिम, जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं वो जिम बहुत जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, मना नहीं करते। तो मनागांगवा इज रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। कैपिटल हरारे, करेंसी US डॉलर चलती है वहाँ। India to support clean water project at school in Tuvalu with $700,000। So India ने ये अनाउंसमेंट किया है कि तुवालू कहाँ है? तुवालू आइलैंड्स है। कहाँ पर है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये पूरे ओशिनिया वाला रीजन है और वहाँ पे ये तुवालू। सो तुवालू के अंदर जो स्कूल्स में क्लीन वाटर सप्लाई और सपोर्ट करने के लिए $700,000 इंडिया अपने इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में से देगा, ताकि स्टोर और सप्लाई किया जा सके स्टूडेंट, टीचर्स और स्कूल के स्टाफ के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उससे पहले मई के अंदर भी हमने सागर अमृत स्कॉलरशिप स्कीम एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं, एशिया आइलैंड के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए अनाउंस की थी। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पर्पोइज एंडेंजर्ड। पर्पोइज कौन होती है? पर्पोइज वेल के थोड़ा नज़दीकी एक एक्वेटिक मैमल होता है। सो ये दुनिया की सबसे छोटे साइज़ की पर्पोइज हैं जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आ गई हैं। वाकिता पर्पोइज एक्सटिंक्शन का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है, उन्होंने पहला एक्सटिंक्शन अलर्ट घोषित किया है वाकिता पर्पोइज के लिए कि अगर अब इनको बचाने के ऊपर काम नहीं किया गया तो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर है। एंड ये स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सीटेशन यानी दुनिया की सबसे छोटी एक्वेटिक मैमल है, जो कि दिखने में डॉल्फिन जैसी दिखती है पर ये वेल्स के ज़्यादा नज़दीक होती है। और इनके नाम का मीनिंग होता है लिटिल काउ इन स्पेनिश। ये बहुत छोटे दायरे के अंदर पाई जाती है। यूजुअली वेल्स बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तय करती है, पर इनका जो दायरा है वो बहुत छोटा है। 1500 स्क्वायर माइल एरिया के अंदर ये पाई जाती है।
इन मैक्सिकोज अपर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको का गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, उसके अपर रीजन में नियर टाउन ऑफ सैन फिलिप, वहीं पे ये पाई जाती हैं। और मेजरली जो श्रिम्प और फिशेस पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है उसके अंदर ये फंस जाती है और उसकी वजह से इनकी आबादी कम होती जा रही है। सो दिस इज द एंटायर पोस्टर दैट यू कैन हैव अ लुक एट। अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO न्यूज़ में रहा और इन्होंने बेलम डिक्लेरेशन पे अग्री किया है। सो व्हाट इज दिस ACTO बेलम डिक्लेरेशन, वो हमको समझना जरूरी है। 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज साथ में आती है, 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एंड उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए जो अमेज़न एरिया है, अमेज़न फॉरेस्ट्स हैं, उनके अंदर डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए बेलम डिक्लेरेशन साइन किया है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं ACTO के अंदर? बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, युगाना, पेरू, सरिनेम एंड वेनेजुएला, ये साथ में आए हैं। दे हैव साइन दी बेलम डिक्लेरेशन। ACTO अकेली ऐसी सोशल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लैटिन अमेरिका में फंक्शनल है। लैटिन अमेरिका मतलब सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को आप मिला लीजिए, नॉर्थ अमेरिका छोड़ के। इनका मेन जो गोल लेकर के चलता है ACTO, उनका ये गोल ये था, या इस बेलम डिक्लेरेशन का भी है, कि हमें 80% अमेज़न जंगल को डिफॉरेस्टेशन से बचाना और अपग्रेड करना है बाय 2025। बेलम डिक्लेरेशन ने इम्पोर्टेंस, बेसिकली ACTO इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनका गोल है कि हमें अमेज़न जंगलों को डिफॉरेस्टेशन वगैरह से बचाना है। अब ये जो बेलम डिक्लेरेशन साइन हुआ है, इसके अंदर इंडिजिनस लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत हाईलाइट किया गया कि वहाँ की जो नेटिव लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनकी नॉलेज को यूज़ कीजिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं आप नई नई चीज़ें करो, उनकी नॉलेज को यूज़ करो, उनको पता है जंगलों को कैसे बचाना है, और उनको आगे आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ये भी इस डिक्लेरेशन का एक कंक्लूजन निकल के आया। ये पूरा अमेज़न वाला एरिया है जो आप देख रहे हो, बेसिन है पूरा। What is अराशडोरा गैस फील्ड डिस्प्यूट? ना एक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जो कि सुर्खियों में रहा, अराशडोरा गैस फील्ड डिस्प्यूट। ना इसके अंदर 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तीनों कंट्रीज का नाम पहले तो ध्यान कर लीजिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान। ये रहा ईरान, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान, अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये पूरा सऊदी अरेबिया रहा, ये कहाँ, ये रहा, ये कुवैत और ये ईरान। सो ये 3 कंट्रीज हैं जो कि अराशडोरा गैस फील्ड डिस्प्यूट के अंदर शामिल है ना। इसके तहत ये जो अराशडोरा गैस फील्ड है, इसको बेसिकली इनके नाम को डिफ्रेंशिएट किया हुआ होगा कि अराश ईरान के अंदर कहा जाता है उस एरिया को, डोरा कुवैत और सऊदी अरेबिया में कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं और जिसको लेकर के तीनों देश उलझ रहे, बिकॉज यहाँ से बहुत इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अराशडोरा गैस फील्ड जो है वो कुवैत के ईस्टर्न मैरीटाइम बॉर्डर पे लोकेटेड है। पहले हम देखते हैं, ये कुवैत है और ये ईस्टर्न मैरीटाइम बॉर्डर के पास में, जैसे कि ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये कुवैत है और यहाँ पे लोकेटेड है। अगले मैप में और प्रिसाइसली देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज डोरा। तो ये जो आपको लाइंस में एरिया दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल जोन है और ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान सबके न्यूट्रल एरिया में आता है। लेकिन इस डोरा का थोड़ा सा एरिया, ये इतना सा एरिया ईरान की तरफ जाता है, लेकिन कुवैत और सऊदी अरेबिया मना करते हैं कि नहीं भाई, ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, दिस इज द कॉमन एरिया ओनली एंड वील बी यूटिलाइजिंग इट कॉमनली। इस बात को लेकर के कि कुवैत और सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव राइट हो, ईरान बोल रहा है नहीं, मेरे को इस नॉर्दर्न एरिया का एक्सक्लूसिव राइट दीजिए, और इस बात को लेकर के पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। सो आपको तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व पता होनी चाहिए। AFI चीफ, ये लीजिए आगे आपके क्वेश्चन का आंसर। AFI चीफ यानी प्रेसिडेंट आदिल सुमारीवाला इलेक्टेड वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव टू दी वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सो हमारे जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के प्रेसिडेंट हैं आदिल सुमारीवाला, उनको इलेक्ट कर दिया गया है। इंडिया की तरफ से पहला एक इंडियन है जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे इलेक्ट हुए हैं एंड ही हैज बीन इलेक्टेड एज वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट्स। 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनमें से एक की पोजीशन पे इनको डाला गया है। और ये AFI के प्रेसिडेंट यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है 2012 से लेकर अभी तक। इंडिया एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैव साइंड अ MOU ऑन शेयरिंग इंडिया स्टैक। अब न्यूज़ आती है कि इंडिया और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने MOU साइन किया है इंडिया स्टैक को शेयर करने के लिए। व्हाट इज दिस इंडिया स्टैक? पहले ये पता होना चाहिए। तो इंडिया स्टैक, ये देखिए, इंडिया स्टैक के अंदर UPI भारत QR जो होता है हमारा, आधार इनेबल्ड पे सिस्टम हो गया, आधार पे हो गया, eKYC हो गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज।
तो ये सारी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज़ें ला सकती हैं किसी देश के अंदर, पेमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उनके ऊपर एमओयू साइन हुआ है। इन्होंने अग्री किया है कि दो देश कोऑपरेट करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी इंडिया कर रहा है वो वहाँ पे लेके जाएगा, और वहाँ अगर कुछ कर रहे होंगे तो यहाँ बता देंगे। मेनली तो इंडिया की तरफ से इंडिया स्टैक का इस्तेमाल वहाँ भी करवाया जाए, ये एमओयू साइन हुआ है। इंडिया स्टैक की मदद से ये जो कंट्री है ये डिजिटलाइजेशन बहुत जल्दी कर पाएंगे, बिकॉज इंडिया डिजिटल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ शो कर चुका है ओवर द ईयर्स। यूपीआई जो कि इंडिया स्टैक का पार्ट है, अभी हमने देखा वो ऑलरेडी फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका ने एज पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, पेमेंट मोड। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो अगर आपको देखना है, ये साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, और यहाँ पे ये ट्रिनिडाड और ये टोबैगो आता है। 6 years ऑफ मीनामाटा कन्वेंशन। न्यूज़ आती है कि मीनामाटा कन्वेंशन को 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो मीनामाटा कन्वेंशन क्या है, क्यों साइन किया गया था, क्या इंडिया उस कन्वेंशन का हिस्सा है नहीं है, ये सब देखते हैं। मीनामाटा कन्वेंशन मर्क्यूरी से रिलेटेड है। पारा जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, मर्क्यूरी नेचर में पाया जाता है, लेकिन अगर इसको किसी भी तरह से कंजम्पशन में डाल दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का रीज़न बन सकता है, और इसीलिए मर्क्यूरी एक्सपोजर के इम्पैक्ट को रोकने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन को साइन किया गया था। ये इफेक्ट में आ गया था 2017 से। अभी हम और डिटेल देखेंगे। मीनामाटा कन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी, इसका एम था लोगों को सेफगार्ड करना और एनवायरनमेंट के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो मर्क्यूरी एक्सपोजर के। एनवायरनमेंट में ज़्यादा मर्क्यूरी का एक्सपोजर आएगा तो इंसानों में कंजम्पशन के चांसेस बढ़ेंगे। नेचुरली अकर करता है ये एलिमेंट, लेकिन नर्वस सिस्टम, थायराइड, किडनीज, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आइज, गम्स, इन सब पे मर्क्यूरी के बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। ना ये जो कन्वेंशन है, इट वाज एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2017, और इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया है, यानी हम भी मंजूरी से हमने भी इसको स्वीकृति दी है दैट यस वी विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इनटू इट। ठीक है, देन आगे इसी में ये जो मीनामाटा है ये बेसिकली एक बे है जापान में। हमने बे और गल्फ पढ़े थे ना, इफ यू रिमेंबर ज्योग्राफिकल टर्म्स पे पूरा मैंने एक वीडियो लिया था। सो एक बे है जापान में जहाँ पे मर्क्यूरी, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बहुत सारी मर्क्यूरी पानी में मिली थी, और उसकी वजह से बहुत लोग बीमार पड़े थे, और उसको मीनामाटा डिजीज़ कहा गया था। सिवियर हेल्थ डैमेजेस हुए थे, इसलिए इसको मीनामाटा डिजीज़ कह दिया गया। और अभी भी मीनामाटा डिजीज़ एग्जाम में पूछी जाए किसकी वजह से होती है, मर्क्यूरी की वजह से होती है। 16 अगस्त 2017 एग्जैक्ट डेट चाहिए, तो मीनामाटा कन्वेंशन इस दिन एग्जिस्टेंस में आया था। और ये दुनिया की पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें कि आप लीगली बाइंडेड हो कि आपको मर्क्यूरी जैसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज़ या उसके हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होने देने हैं। सो किसी भी हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए, यानी धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हर तरह से हटा दें, उसके लिए वर्ल्ड की सबसे पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी मीनामाटा कन्वेंशन है। फिर हम आते हैं चौपड़ी न्यूज़ में रहा कि भाई चौपड़ी पीरियड हट्स रिचुअल होता है नेपाल के अंदर, उसकी वजह से अभी हाल ही में एक बच्ची की डेथ हो गई। सो चौपड़ी एक रिचुअल कौन से देश से जुड़ा हुआ है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है। जब भी एक गर्ल हो या फीमेल हो, अगर वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होती है तो उसको अलग एक झोपड़ी में, जैसे हम झोपड़ी चौपड़ी बोल रहे हैं ना, झोपड़ी के अंदर रहने भेज दिया जाता है। हालांकि कानून ने इसको आउटलॉ कर दिया था 2005 में कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज बिना किसी साधन के इस तरह की कच्ची सी झोपड़ी में छोड़ दिया जाता है, जंगली जानवर आके अटैक कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड एरियाज है नेपाल के, वहाँ पे आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि चौपड़ी जो प्रथा है या एक रिचुअल है वो कौन से देश के अंदर प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेक टिटिकाका आती है न्यूज़ के अंदर, और न्यूज़ है कि थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज की वजह से लेक टिटिकाका को बहुत बड़ा थ्रेट पहुंच रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इस लेक से पानी बहुत इवेपोरेट हो रहा है, बारिश की कमी आ रही है, इस वजह से पानी का इनफ्लो कम हो रहा है। तो इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा होता जा रहा है, और लेक टिटिकाका धीरे धीरे सूख रही है। तो लेक टिटिकाका के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। पहले तो इसकी पोजिशनिंग देख लीजिए। देखिए ये पेरू है, ये साउथ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। ये एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। ये पेरू हो गया, ये बोलीविया हो गया। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर एरिया पे यहाँ पे लेक टिटिकाका पड़ती है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर हम बोले, और दुनिया के लार्जेस्ट फ्रेश लेक्स में से सबसे ऊंचाई, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड भी लेक टिटिकाका है। बॉर्डर पे पड़ती है बोलीविया पेरू के, हमने देख लिया। रेनफॉल की कमी है, इंक्रीज इवेपोरेशन है, और यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज रहती है। अगर ये लेक सूख गई तो बहुत सारे लोग भी डिपेंडेंट है और स्पीशीज भी डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी।
नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेग। स्टॉर्म का क्या नाम है? ग्रेग। ये कहाँ पे बन रहा था, न्यूज़ में क्यों आया, कौन से जगह के कॉन्टेक्स्ट में आया? तो ये हवाई के आसपास बन रहा था और साउथ ऑफ हवाई, और इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ग्रेग वो हवाई के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में बना था। श्रेथ थाविसिन इलेक्टेड थाईलैंड पीएम। श्रीथा है ये, श्रेथ नहीं है, श्रीथा। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश से करते हैं, कई बार गड़बड़ होता है। श्रीथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पे इलेक्ट हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको शुभकामनाएं भेजी हैं। तो अब कैसे याद रखोगे? थाविसिन थाईलैंड, ये देखो थाविसिन थाईलैंड मिलता जुलता ही है, कुछ नहीं करना, याद कर लो सीधा ही। 15th ब्रिक्स समिट। सो जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी 23 अगस्त को, उस दिन ब्रिक्स समिट से ही पीएम मोदी ने एड्रेस किया था, राइट? सो 15 ब्रिक्स समिट के दौरान के पार्टिसिपेशन में वो गए हुए थे। तो क्या है ये समिट, क्या हुआ इस दौरान, वो सब देख लेते हैं। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर पीएम का दौरा था, प्राइम मिनिस्टर का दौरा था 22 टू 24 अगस्त, और बीच में 23 अगस्त को उन्होंने एड्रेस भी किया था। तो ये कौन सा एडिशन था ब्रिक्स समिट का? 15th एडिशन था। कहाँ हुआ? जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। इतना हो गया, ठीक है। ब्रिक्स जो है इट इज 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें BRICS यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल है। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? 2009 में रशियन फेडरेशन ने होस्ट किया था, यहाँ पे ये हुआ था। और अभी लास्ट, इस बार तो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, 2022 यानी 2022 के अंदर चाइना ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। इस बार वाला साउथ अफ्रीका कर रहा है, यहाँ तक की बात क्लियर है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि ब्रिक्स के अंदर 6 और कंट्रीज को न्योता दिया गया, इन्विटेशन दिया गया दैट यू कम एंड जॉइन अस फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ऐसा नहीं है ब्रिक्स ने आगे होकर के न्योता दिया है, बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी विलिंगनेस शो की थी दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत सारी ग्लोबल इकोनॉमी और पॉपुलेशन इस ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई है, और इसके लिए उन सारे विलिंग कंट्रीज में से 6 कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करके इनवाइट किया गया है। सो द 6 कंट्रीज आर अर्जेंटली, जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी अर्जेंटली आई रैन टू सी यू, ये मैंने शॉर्ट में आपको याद करवाया था। जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी कि 6 more कंट्रीज विल बी ज्वाइनिंग अर्जेंटली, सो अर्जेंटीना, आई रैन, ईरान, टू सी यू, SEE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, अर्जेंटली आई रैन टू सी यू। तो ये नए 6 कंट्रीज हैं जो कि पार्ट बनेंगे, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। सो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है और ब्रिक्स की जो चेयर है, इस बार जो चेयर कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने अनाउंस किया दैट यस इन्विटेशंस हैव बीन सेंड और जनवरी 1, 2024 से फुल टाइम मेंबर ये 6 कंट्री ब्रिक्स के बन जाने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जब ब्रिक्स के में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो कुछ गिफ्ट लेके भी गए होंगे, और जब भी कोई बड़े इंटरनेशनल फोरम पे कोई गिफ्ट दिए जाते हैं तो यूजुअली हमारे कल्चर से जुड़े हुए वो गिफ्ट्स होते हैं, और एग्जामिनर को मजे आ जाते हैं कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो नागालैंड शॉल दी गई, गॉन पेंटिंग दी गई, और स्पेशल सुराहीज, बिदरी वर्क की सुराहीज गिफ्ट की गई। तो अब यह क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसको क्या दिया गया? तो पीएम मोदी ने बिदरी वर्क पेयर सुराही का गिफ्ट किया ब्राजील के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को। ठीक है, अब ये बिदरी वर्क जो होता है सुराही के ऊपर जो बिदरी वर्क है वो कहाँ से GI टैग्ड है? वो GI टैग्ड है कर्नाटका से, ये ध्यान रखिएगा। कई जगह न्यूज़ में आपको मिलेगा तेलंगाना से ये सुराही थी, हो सकता है तेलंगाना से खरीद के लाए हों, पर बिदरी वर्क बिदर रीजन से रिलेटेड है और कर्नाटका से ओरिजिनली GI टैग्ड है। अगर आप सर्टिफिकेट देखोगे GI टैग कर्नाटका से। और नागालैंड शॉल जो है वो फर्स्ट लेडी को यानी प्रेसिडेंट की वाइफ को गिफ्ट की गई, और जो गॉन पेंटिंग है वो आई थिंक ब्राज़ील के हेड को दी गई थी। सो दैट गॉन पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है बताओगे? अगर नहीं पता चलिए बताइए, गॉन पेंटिंग कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? मेजरली बच्चों वाला चीज़ था इसलिए मैंने डाला नहीं है, पर कोई बात नहीं, कईयों को नहीं पता होता। फिर हम आते हैं मैत्री सेतु पे। मैत्री सेतु, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज सेट टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम सितंबर। सो सितंबर से मैत्री सेतु ऑपरेशनल होने वाला है। मैत्री सेतु कौन से 2 देशों के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। कौन सी रिवर पे बना है? सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो फेनी रिवर पे बना है। फेनी रिवर पे बना है, और ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कनेक्शन, इंडिया और बांग्लादेश में भी कहाँ? त्रिपुरा, सबरूम इन त्रिपुरा को रामगढ़ इन बांग्लादेश से जोड़ेगा। 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। मैत्री बिकॉज फ्रेंडशिप ब्रिज है, दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो नेशनल हाईवेज
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडरटेक कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। फेनी रिवर के बारे में देख लीजिए। ये देखो, ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर आपको ये दिख रहा है, और इस एरिया के अंदर है ना, ये जो आपको ये दिख रही है, यहाँ से फेनी रिवर भी जाती हुई, इफ एट ऑल यू कैन सी, ये फेनी रिवर का पूरा, ये जो ब्लू हो रखा है ना, ये पूरा फेनी रिवर का ट्रैक है जो आपको दिखा रखा है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है ये त्रिपुरा से, और फिर ये होती होती फिर बांग्लादेश होती होती है, अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सो फेनी रिवर के बारे में देख लेते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से होती हुई ये जाती है, ओरिजिनेट करती है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सबरूम से पास होती हुई जाती है इंडियन साइड में, फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कुछ नोटेबल ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ जो इसमें आके मिलेंगी, और उसके अंदर मुहुरी, रेदक, चांदखीरा, रयांग रिवर, कुशियारा रिवर, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज। देन अगली चीज जो न्यूज में रही, दैट इज सुलीना चैनल। सुलीना चैनल बेसिकली कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। सो इट इज इन यूक्रेन, जो दानूब रिवर है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। रशिया ने 16 अगस्त को एक फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किया, जिसकी वजह से जो ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज थी दानूब रिवर के पास यूक्रेन में, वो पूरी ध्वस्त हो गई। अब ये जो दानूब रिवर डेल्टा बनाती है, ये अगर आप देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये दानूब रिवर का डेल्टा है। आते आते बहुत, क्योंकि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो यूरोप में फ्लो करती है दानूब, और वो जब आती है तो बहुत स्लो हो चुकी होती है, और उसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। यहीं पे सुलीना चैनल है जिसके थ्रू नेविगेशन वगैरह पॉसिबल हो पाता है। तो सुलीना चैनल किसको किससे कनेक्ट करता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुलीना इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ दानूब and it connects Danube river to Black Sea. This is very important. Okay, Danube river को Black Sea से कनेक्ट करने का काम करता है। So दानूब डेल्टा यूक्रेन को ऑल्टरनेटिव पैसेज देता था, जिससे कि ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जा सकें या फिर ट्रेड वगैरह के लिए आवाजाही की जा सके। और सुलीना इस दानूब के माउथ पे है, लाइक यू कैन सी, और ये दानूब रिवर को ब्लैक सी से कनेक्ट करने का काम करता है, और डायरेक्ट पैसेज है ट्रैवलिंग वगैरह के लिए। अगर आप देखोगे दानूब, क्योंकि अब मेंशन आई है, सो ये दानूब रिवर है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। सो दानूब सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। अब मैं आपसे पूछूंगी लार्जेस्ट कौन सी है, बिल्कुल पूछूंगी, जल्दी से बताएंगे आप मुझे, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो भी बोल दीजिए। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। और अगर हम नॉन रशियन रिवर्स की बात करें यूरोप में, जो कि रशिया से होती हुई नहीं आ रही हैं, तो उनमें लॉन्गेस्ट दानूब ही है। जो अदरवाइज पूरे यूरोप में लॉन्गेस्ट है, वो रशिया से भी संबंध रखती है इसलिए। सो नॉन रशियन रिवर लॉन्गेस्ट दानूब है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से शुरू होती है एंड इस खुद को ब्लैक सी के अंदर आकर के एम्प्टी करती है। हियर ऑल्सो यू कैन सी। फाइन, नेक्स्ट, लास्ट सर्वाइवर्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिरिपकुरा फाउंड इन ब्राज़ील। सो पिरिपकुरा जो ट्राइब है वो कहाँ की है या कहाँ पाई गई है एट्सेट्रा। तो लास्ट 3 सर्वाइवर्स हैं जो कि पाए गए हैं इस ट्राइब के, पिरिपकुरा ट्राइब के, ब्राज़ील के अंदर। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट की एक बहुत प्राचीन ट्राइब है, आज भी आइसोलेटेड रहती है, प्राचीन तरीकों से रहती है। और ये मातो ग्रोसो रीजन जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे देखने को, या वहाँ पे इसके लास्ट 3 मेंबर्स पाए गए। इंडिया हैंड ओवर G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील टू होस्ट G20 इन 2024। अब 2024 में G20 कौन होस्ट करने वाला है? ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। तो हैंड ओवर कर दी गई है प्रेसिडेंसी B20 की। B20 चेयर जो है इंडिया के N चंद्रशेखरन, ठीक है, तो उन्होंने हैंड ओवर किया। और हमारी इस बार की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। China releases a map showing territorial claims with entire state of Arunachal Pradesh and Aksai Chin region within China's border। तो इसके ऊपर पूरा BI डिस्कशन भी हो रखा है, बर्निंग इश्यूज डिस्कशन भी हो रखा है। देखो, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो डिटेल डिस्कशन मांगती है, उसके लिए बर्निंग इश्यूज अलग से लाए जाते हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे को आते हैं, जानवी मैम लेती हैं, उनको देख लिया कीजिए। अगर आप हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन दे रहे हो, जिसमें भी मेंस आता हो, या फिर CDS जैसे पेपर्स हों, या फिर प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हो, स्टेट सिविल्स दे रहे हो। सो चाइना ने हाल ही में एक मैप रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और अक्साई चीन हमारी टेरिटोरियल बॉर्डर्स के बीच में आते हैं। और इंडिया ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि भाई आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। सो अक्साई चीन सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंडर में आता था, और फिर जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 का, उसके बाद इसको चाइना एडमिनिस्टर करने लग गया, हालांकि यहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक है। देन इंडिया ने क्लेम किया कि पूरा अक्साई चीन टेरिटरी और उसके साथ साथ शक्सगम वैली जो है वो सब इंडिया के अंडर में आता है। चाइना ने बोला है कि भाई इंडिया का कंट्रोल ओवर दौलत बेग ओल्डी जो है, चाइना कंटेस्ट इंडियन कंट्रोल
जो इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है ना, चाइना बोलता है नहीं आपका कंट्रोल नहीं है, ये दौलत बेग ओल्डी के ऊपर। ये बेसिकली लेह के अंदर एक तहसील है जो साउथ ऑफ अक्साई चीन रीजन में आती है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप यहाँ पे आता है। सो दोनों देश बेसिकली अपना अपना क्लेम इसके ऊपर लगाते हैं। अगर ये जो मैप है जो चाइना ने रिलीज़ किया है, उन्होंने बोला कि ये देखिए ये वाला जो अक्साई चीन रीजन है ना, ये हमारा हो गया, तो ये वेस्टर्न फ्रंटियर का हमारा यहाँ पे हमारी एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन है कि आपने वेस्टर्न फ्रंटियर पे अपना कब्जा बता रखा है। एक ये पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्होंने अपने टेरिटरी में बताया, जो कि ईस्टर्न फ्रंटियर कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन। बॉर्डर डिस्प्यूट जो ईस्टर्न सेक्टर का था वो मैकमोहन लाइन से सेटल किया गया था, फिर भी चाइना उसको नहीं मानता है। रिप्रेजेंटेटिव चाइना के इंडिया के और तिब्बत के 1913-14 में मिले थे शिमला के अंदर, ये डिसाइड करने कि तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री कितनी सेट की जाए, तिब्बत चाइना की बाउंड्री कितनी सेट की जाए। और सर हेनरी मैकमोहन थे जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने ये बोला था कि भाई अराउंड 890 किलोमीटर्स की मैकमोहन लाइन बनाएंगे जिससे ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच का बॉर्डर सेट हो जाने वाला है। लेकिन चाइना ने अक्यूज़ किया कि भाई आपने अरुणाचल वाले एरियाज अपने अंडर में ले लिए, इंडिया को अक्यूज़ किया, और वो बोलता है कि नहीं ये आपका हिस्सा नहीं है, सदर्न तिब्बत का हिस्सा मेरे अंडर में आता है, क्योंकि वो तिब्बत को भी अपना हिस्सा बोलता ही है। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर जो है वो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है जो चाइना अपने अंडर में बताता है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और सेकेंड लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन वाला है विद चाइना। उसके अलावा इन्होंने ताइवान को भी अपनी टेरिटरी बताया है, जबकि ताइवान सॉवरेन स्टेट या नेशन मानता है खुद को। तो ये 3 एरियाज हैं जो कि चाइना ने ज़बरदस्ती अपनी टेरिटरी में दिखा रखे हैं। ठीक है जी, चलिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पॉटलेस जिराफ वाज बोर्न इन विच कंट्री? दुनिया का पहला बिना स्पॉट्स वाला जिराफ, बिना स्पॉट के कोई जिराफ होता है? हो गया, अब हो गया तो हो गया। कहाँ, कौन सी कंट्री के अंदर जन्म हुआ इनका? यूएसए में। यूएसए के अंदर ब्रिटिश जू के अंदर ये स्पॉटलेस बेबी जिराफ आया है, जिसकी गर्दन भी इतनी लंबी नहीं है जितनी जिराफ की होती है, और ऐसे स्पॉट्स भी नहीं है जितने मतलब जिस तरह के होते हैं। सो दिस इज दुनिया में पहली बार इवेंट। देन कंपाला डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कंपाला डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक और डिक्लेरेशन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कंपाला डिक्लेरेशन किया है, और उसका फुल फॉर्म है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने ये बोला इस डिस्कशन के अंदर कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो माइग्रेशन हो रहा है उनका आपस में इंटरलिंकिंग है और इसको रोकने की ज़रूरत है। ये जो डिस्कशन पूरा हुआ ये कॉन्फ्रेंस में हुआ जिसको को होस्ट किया था कीनिया और युगांडा ने। राइट नाउ अफ्रीका बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से, और इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है, और इसलिए ये कुछ पॉइंट्स सामने इस डिक्लेरेशन ने लाए हैं कि यहाँ पे कोऑपरेशन और एक्शन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। सहारा डेजर्ट फैलता जा रहा है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। इकोसिस्टम्स का अनसस्टेनेबल जो यूज़ हो रहा है, फ्यूचर का सोचा नहीं जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह से, उसको रोकने की ज़रूरत है। अनप्लान्ड माइग्रेशन जो लोग कर रहे हैं ना रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देन डेटा और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है कि हमें उस पर ढंग से काम करने की ज़रूरत है कि कितना इम्पैक्ट क्या चीज़ कर रही है। एंड पार्टनरशिप और फाइनेंसिस, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझा जा सके, इसको रिवर्स किया जा सके, इसके लिए पार्टनरशिप्स एंड फाइनेंसिंग की नीड है। ये सारे पॉइंट्स इस डिक्लेरेशन में निकल के आए। एंड फाइनली कमिंग ओवर टू शॉर्ट न्यूज़, जो कि लास्ट सेगमेंट है आज के वीडियो का। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के हिसाब से इंडिया 18th रैंक पे है लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड। जो कपड़े लत्ते होते हैं ना, मर्चेंडाइज या गुड्स, छोटे छोटे सामान होते हैं मर्चेंडाइज, सो उनके एक्सपोर्ट लीडिंग एक्सपोर्टर्स में 18 नंबर पे हम आते हैं एज फॉर द डेटा ऑफ 2022। इराक है जॉइंड द लीग ऑफ 17 अदर कंट्रीज जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम ट्रैकोमा को एलिमिनेट करेंगे। ट्रैकोमा एक सिवियर इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस तक हो सकती है, आई इन्फेक्शन होता है ट्रैकोमा। ठीक है, तो इराक भी उस पूरे ग्रुप में शामिल हुआ है। यूनेस्को की टीम और एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो इटली की सिटी है उसको कौन सी सिटी, वेनिस को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर में शामिल कर देना चाहिए, और ताकि उसका ढंग से रखरखाव हो सके। सो दिस इज अनदर थिंग। इंडिया ने 5 MOUs या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए लाओस के साथ में, ताकि एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी, IT इन जैसे कुछ एरियाज के अंदर क्विक एक्शन किए जा सके। एंड देन टाइफून लान, एक टाइफून है जिसका नाम है लान, उसने कहाँ हिट किया? उसने जापान को हिट किया। फ्लडिंग और पावर आउटरेजेस इसकी वजह से हुए। ठीक है,
अब जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, हमने आज जो पढ़ा है उसी में से एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, शो करेगा आपने ध्यान से सुना है या नहीं। एज पर द 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन, याद है इंडेक्स और रैंकिंग में माइनर इरिगेशन हमने पढ़ा था। सो एज पर द 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच स्टेट लीड्स इन सरफेस वाटर स्कीम्स। मैंने कहा था माइनर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर में एक स्टेट लीड कर रहा है और सरफेस वाटर में कोई और स्टेट लीड कर रहा है। तो सरफेस वाटर में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना। सब कोशिश कीजिए आंसर करने का। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स और आई होप बैंकिंग वाले बच्चे पर्टिकुलरली, क्योंकि आपके एग्जाम्स लाइन अप पे, आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी सारे बच्चे तो हम तो पढ़ते ही रहेंगे, हमारे पास तो टाइम है, अभी और ज़्यादा एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे नहीं है, अगले महीने होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब हमारे पास स्टेट न्यूज़, साइंस टेक और नेशनल न्यूज़ और बैंकिंग फाइनेंस वाला छोटा सा एक सेक्शन है, वो हमारा देखना बचता है। बहुत जल्दी उन सेशंस को लेकर के आएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।